गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का अपनी अकाउंटिंग क्लासेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अकाउंट्स में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कर रहे हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि तीनों जो हमारे मेन जो कंसेप्ट थे, प्रिंसिपल्स थे, वो देखी। गोइंग कंसेप्ट जिसमें मैंने आपको बताया था कि बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो इस बेसिस पर करते हैं कि वो हमेशा चलता रहे, तो अकाउंटिंग भी उसी प्रोसीजर से होगी कि हम एक पीरियड के बेस में अपने अपने जो भी एक्टिविटीज है उनको बांट लेंगे कि भाई इतना टाइम चलेगी और उसी के हिसाब से हम अपनी अकाउंटिंग करेंगे, जो कि हमने समझा था इसको। फिर कंसिस्टेंसी कंसेप्ट देखा था कि भाई जो मेथड जो भी तरीका हम पहले स्टार्टिंग से कर रहे हैं उसी को ही आगे बढ़ाएंगे, तभी हम अच्छे से उसमें कंपेयर कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, कंपेबिलिटी हो सकती है, जिसमें आप स्टॉक का वैल्यूएशन या अकाउंटिंग या फिर मेथड्स या डेप्रिसिएशन मेथड हो या फिर इन्वेंटरी मेथड्स हो, सभी वो ही चलेंगे। फिर मैंने बात किया था एक्चुअल कंसेप्ट। एक्चुअल कंसेप्ट क्या था बेटा कि जो भी आपका खर्चा होता है या इनकम होती है, तो चाहे वो कैश में जाए या ना हो, आपने उसको रिकॉर्ड करना होगा। अगर एक्सपेंसेस हुई तो उसको रिकॉर्ड करना होगा, चाहे वो पेमेंट आप बाद में करते हो, अभी करते हो ना करते हो। ठीक है बेटा। और इनकम अगर अर्न कर ली है तो वो भी रिकॉर्ड करोगे, चाहे आपको मिली है ना मिली, यानी फ्यूचर में मिल जाएगी। अब हमारे पास, अब आगे हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पर, यानी बिजनेस एंटिटी कंसर्न। तो बेटा ये सिंपल सा क्या है, पहले मैं आपको समझा दूं, इसमें फिर आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो। आइडेंटिटी एक होती है, एंटिटी एक होती है आइडेंटिटी। तो जैसे कि अगर हम बात करें बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो एंटिटी का मतलब होता है कि वो अपने आप में एक अलग से एक एंटिटी है, यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक अलग अलग यूनिट है। बिजनेसमैन अलग है और बिजनेस उसका अलग है। हम उन दोनों को कंपेयर नहीं करेंगे। अब आप सोच रहे हो सर ये क्या बोल रहे हो आप, हमारी कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो सिंपल सी बात सुनिए बेटा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई काम करवाते हो या कोई प्रोडक्ट लाते हो, तो कभी भी उसके ओनर्स का कोई मतलब नहीं होता, उसका जो नाम होता है उसी को बोलते हो। जैसे मैंने आपसे बात की कि आप भाई अगर आपने एक छोटी लेवल पर बात करते हैं तो आप की जो सामान खरीदते हो, मान लो आप अपने नुक्कड़ पर, अपने गली में, मोहल्ले में या गांव में, तो उस दुकान को उस बंदे के नाम से जानते हो। तो कहने का मतलब हो गया कि भाई आप जैसे कि मान लीजिए कि भाई बनिए की दुकान है, आप सामान लेके आ रहे हो बनिए की दुकान पे, तो बनिए की दुकान बन गई, उसका नाम नहीं ले रहे हो सकता है कि उसका नाम भी ले रहे हो, जैसे पप्पू राजू इनकी दुकान से आप सामान लाए हो, तो दुकान है ना, तो वो दुकान का अगर कोई नाम है तो वो अपने आप में एक एंटिटी है, वो अलग है। तो हम उसके ओनर को और उस दुकान को हम क्या नहीं कर सकते, एक नहीं कर सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूं, आप कोई बड़े ब्रांड का सामान लेके आए, मान लीजिए आपने एक एलजी का टीवी खरीदा, या आपने एक लैपटॉप खरीदा, या आपने सैमसंग का फोन खरीदा, तो आप बेटा मुझे बताइए कि सैमसंग के नाम से जानोगे उस प्रोडक्ट को या उसके ओनर के नाम से? हमें पता ही नहीं उसका ओनर कौन है, एलजी का ओनर कौन है। आपके पास जो बाइक या साइकिल या जो भी स्कूटी है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है, मान लीजिए वो बजाज है या वो आपका टीवीएस है या हीरो है या होंडा है, जो भी है, तो आपने उसके ओनर का तो कोई पता ही नहीं, आप किसको जानते हैं, उसकी कंपनी के नाम को। तो सिंपल सी बात है कि जो बिजनेस है और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। अब बिजनेस के खर्चे जो होंगे वो बिजनेस में लिखे जाएंगे, बिजनेसमैन के होंगे वो उसके पर्सनल होंगे। भाई ऐसा नहीं है कि एक बिजनेसमैन पार्टी के लिए जा रहा है, अपनी फैमिली पार्टी के लिए या अपने कुछ घूमने फिरने के लिए, तो उस खर्चे को वो बिजनेस में डाल दे, वो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उससे फिर हम अपनी अकाउंटिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उसके पर्सनल है, वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर रहा है तो उसका पर्सनल है। तो उस एक्सपेंसेस को या उसके अदर कोई इनकम है उनको हम बिजनेस में नहीं रख सकते, उसकी अलग ही रोल रहेगा और बिजनेस का अकाउंट अलग बनेगा। तो यही कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, बिजनेस ट्रीटेड एज ए यूनिट सेपरेट, डिस्कनेक्ट टू इट्स ओनर, उसके क्रेडिटर्स, मैनेजर्स या अदर्स, यानी कि किसी से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा, वो अलग से यूनिट रहेगी, उसी के नाम से वो काम करेगी। अदरवर्ड्स बात करें, ओनर ऑफ ए बिजनेस ऑलवेज कंसिडर्ड द
distinct to separate from the business he owns। वो उसको हमेशा अपने आप को अलग रखना चाहिए कि काम करता रहना चाहिए। बिजनेसमैन एक बिजनेस के लिए क्या है, एज ए उसको चलाने वाला एक एम्प्लॉय जी मान के चलिए, क्योंकि वो उसको रन करता है, उसकी देख रेख करता है, उसको देखता है, लेकिन हम उसको मिक्स नहीं करेंगे। हमें पता है कि इस ओनर का ही बिजनेस है, लेकिन उस एंटिटी को हमने अलग से रखना है। ठीक है बेटा। तो अगर बिजनेसमैन जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि द प्रोप्राइटर ट्रीटेड द क्रेडिटर्स विद द कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ द बिजनेस। तो जो भी कोई बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो ओनर होता है या फिर जो भी बाहर से होता है। द कैपिटल ट्रीटेड एज ए लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म। जैसे हमने बात की थी ना कि जो फर्म के लिए जो भी कुछ मिलता है, चाहे वो ओनर से मिले या बाहर से मिले, जो कि उसके लिए लाइबिलिटीज होगा, तो उस बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होगी वो चीजें, तो लाइबिलिटीज के रूप में रखेंगे उसको। तो प्रोप्राइटर इंस्टेड द बोरोइंग द फ्रॉम आउटसाइडर। जैसे आउटसाइडर के लिए बिजनेस कहता है भाई मेरी लाइबिलिटी है, तो कैपिटल भी बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज होगी और उसी के बेसिस पर उसको ट्रीट किया जाएगा। तो कोई भी अगर एक्सपेंसेस होती है तो वो बिजनेस के है तो बिजनेस में, और अगर जो पर्सन है वो पर्सनल यूज के लिए कर रहा है तो उसको अगर वो निकाल रहा है बिजनेस से तो ड्रॉइंग वर्ड यूज होगा, नहीं तो क्या होगा, वो अपना अलग करेगा, उसकी अकाउंटिंग वो नहीं करेगा, ना ही उसमें से पैसे लेगा और ना ही उसको रोल दिखाएगा। ठीक है बेटा। तो इस कंसेप्ट का यही मतलब था कि हमने इन दोनों को मिक्स नहीं करना है। बिजनेस के खर्चे बिजनेस जो हम अकाउंट्स में लिखेंगे, बिजनेसमैन के हम भूल कर भी नहीं लिखेंगे क्योंकि वो अपने अलग से एक एंटिटी है। नेक्स्ट देखिए मनी मेजरमेंट। तो बेटा सिंपल सी बात है कि मनी मेजरमेंट का मतलब हम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे जिनको हम इजीली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जो हमारे बिजनेस से डायरेक्ट संबंध रखती है। ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स इवेंट रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग इज कैपेबल ब्रिंग्स द एक्सप्रेस टर्म ऑफ मनी। ये एक लाइन आपको क्लियरली शो कर रही है कि आप उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करोगे जिनकी वैल्यू और जिनकी कीमत आप आसानी से लगा सकते हो, जो पे कर रहे हो या जो आपको मिलेगा कुछ। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्डेड द कोलेटरल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड सेल मैनेजर। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो गया, कुछ कोई बातें हुई या डिस्प्यूट्स हुआ या कोई वैसे बातें हुई, तो उस वजह से क्या हो रहा है, डज नॉट रिपोर्ट द स्ट्राइक द बिगनिंग एंड डज नॉट रिलीव द कंपटीटर द प्लेस द बेटर प्रोडक्ट ऑफ इन द मार्केट fact the happening cannot be expressed the money terms not recorded in the books। तो अगर उनकी कुछ गलती के कारण प्रोडक्ट अच्छा नहीं बना या उन्होंने कुछ अच्छा करके कर दिया तो ये नहीं कह सकते कि भाई हमारा कितना लॉस हुआ या कितना प्रॉफिट हुआ, उनकी वजह से इतना ये हो गया। तो उनको क्योंकि हम मेजर नहीं कर सकते कि भाई कितना क्या होता, तो वो मेजर नहीं कर सकते, तो उन चीजों को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आई होप सभी को समझ आया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। बेटा सिंपल सी बात है, भाई आपने आज बिजनेस स्टार्ट कर लिया और आप कह रहे हो भाई मैं बिजनेस कभी भी बंद करूंगा ही नहीं, हमेशा चलता रहेगा मेरा, इसकी कोई यानी कि जो बाउंड्री है यानी कि एंड जो डेट है वो होगी नहीं। तो क्या आप मुझे बताइए, क्या आप टाइम टू टाइम ये नहीं चाहोगे भाई आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, बंद हो मतलब प्रॉफिट कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा। भाई देखो एक्चुअल जो प्रॉफिट, जो 100% करेक्ट प्रॉफिट की हम बात करते हैं वो तो जब बिजनेस बंद होता है तभी पता चलता है, लेकिन 99% जो प्रॉफिट होता है वो हम पहले ही पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक क्या करना पड़ेगा कि अपना एक टाइम बांटना पड़ेगा कि भाई इस टाइम तक हमारा कितना क्या रोल रहा, इसमें प्रॉफिट कितना हुआ, इतने में कितना हुआ। तो ये क्या किया गया कि ये हमारे पास क्या रखा गया, एक पीरियड रख दिया गया कि भाई अकाउंटिंग जो पीरियड है वो पीरियड करना होगा। तो उसके लिए क्या रखा गया, एक ऑफिशियली रोल बना बेटा। तो उस रोल के बेसिस पर एक साल का पीरियड यानी कि 12 मंथ का रखा गया। अब उस 12 मंथ को रखने में भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है कि उसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर बनाया गया। फाइनेंशियल ईयर मतलब जो कि फाइनेंस रिलेटेड जो ईयर है कि भाई इसका जो ईयर होगा वो जैसे कि हम अपने स्कूल की बात करते हैं वो भी वही होता है, मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इसी में चलते हैं। तो जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और वो 31 मार्च तक चलता है बेटा, इसको फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं और हम इसको एज वेल एज अकाउंटिंग ईयर भी बोल देते हैं। वैसे अकाउंटिंग ईयर अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो कोई जबरदस्ती नहीं है, यही है तो कोई कैसे बढ़ा सकता है, लेकिन उन्होंने एक टाइप से अकाउंट ऐसे बनाने होंगे। इसका रीजन है कि बेटा
गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना पड़ता है। पहले राजा महाराजाओं को देते थे, अब गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो ऐसा हुआ कि जो भी यूनिट्स थी, जो भी बिजनेस हाउसेस थे, उनको टैक्स देना होता था। तो पहले क्या होता था, जैसे ही गवर्नमेंट के टैक्स ऑफिसर आते थे टैक्स लेने, तो ये कह देते थे कि भाई हमने तो कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि टैक्स कैलकुलेट का एक जरिया होता है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम नहीं करेंगे, आप खुद करिए, क्योंकि आप सब ईमानदार हो, तो आप खुद कैलकुलेट करिए और खुद टैक्स पे करिए। जैसे ही उनका ऑफिसर आता था, कहते भाई हमने तो अपने अकाउंट्स बनाए ही नहीं है, हमारे अकाउंटिंग की डेट तो हम कई कई लोग कहते थे कि भाई हम तो अपने फेस्टिवल से रखते हैं, जैसे कि दिवाली से दिवाली, कई अपने मतलब घर के जैसे बच्चों के बर्थडे को रख लेते हैं कि भाई मेरा बेटा इस वाले इस डेट से इस डेट, कई जनवरी से दिसंबर, कई कभी कभी कैसे, तो ये रखते थे। तो इससे गवर्नमेंट को बड़ी परेशानी होती थी। तो उन्होंने कहा कि भाई जब जो आप बना रहे हो ठीक है, लेकिन एक अकाउंट्स आपने हमारे लिए इस पीरियड का बनाना होगा, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। इसमें जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो हमें दिखाओगे, और उसके बेसिस पर आप हमें टैक्स दोगे। तो उस वजह से क्या बन गया, ये अकाउंटिंग पीरियड बन गया। तो इस पीरियड के बेस पर हम अपने अकाउंटिंग करेंगे कि एक साल में हमने देखा कि भाई हमने कितना कमाया, कितना लॉस हुआ, या प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, कि हमारा बिजनेस ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे जा रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, डाउन तो नहीं जा रहा है, हमारी एसेट्स जो है, एसेट्स और लायबिलिटीज है, उनका एक स्टैंडर्ड बेस चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये सब कुछ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पूरा का पूरा अकाउंटिंग पीरियड रखना पड़ता है। तो उसको हम डिवाइड करते हैं अपने बिजनेस लाइफ को, डिवाइड इन टाइम इंटरवल, जो कि हम नॉर्मली क्या करते हैं 12 मंथ का पीरियड रख लेते हैं, जो कि 1 साल का होता है, जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हम रखते हैं। नेक्स्ट कैलेंडर ईयर जो आएगा, कोई कुछ कैलेंडर ईयर भी रख लेते हैं। कैलेंडर ईयर के अगर बोलेंगे तो वो 1 जनवरी से 31 मार्च, और जो कि हम हमेशा क्या करेंगे कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलेंगे, 1 अप्रैल से 31 दिसंबर इसी साल का, और 1 जनवरी से 31 मार्च अगले साल का। तो ये पीरियड हमारा रहता है। जैसे स्कूल का भी 1 अप्रैल से स्कूल ओपन होते हैं और 31 मार्च को पूरी एक क्लास कंप्लीट हो जाती है, सेम एज इट इज ही फाइनेंशियल ईयर चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि कोस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम केवल यही पॉइंट्स यही देखेंगे आज, कल बचे हुए पॉइंट्स कल करेंगे। तो जो कोस्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट क्या होता है, कोस्ट और हिस्टोरिकल भाई जैसे आपने जिस भी कीमत पर जो सामान खरीदा है, उसी कीमत के बेस पर, उसी कोस्ट के बेस पर आप क्या करोगे, अपनी अकाउंटिंग करोगे। ऐसा नहीं है कि आप कल सामान खरीद के लाए, मान लीजिए एक मशीन खरीद के लाए 1 लाख रुपए की, और एक सप्ताह बाद ही उस पर ऑफर आ गया कि भाई 30% ऑफ में मिल रही है, तो 70,000 हो गए। तो आप अपने अकाउंट में 70,000 ना दिखा के आपने जितने भी खरीदा है उसी के बेसिस पर अकाउंटिंग करोगे। या अगर ये महंगी भी हो जाती है तो भी आपने कोई मतलब नहीं उस चीज से, जो आपकी कॉस्ट लगी है उसी कॉस्ट के बेस पर आप क्या करोगे बेटा, अकाउंटिंग करोगे। तो इसको एक बार आप पढ़ोगे, और जो मैंने अभी तीनों जो कंसेप्ट बताए वो, और कल कल की क्लास में जो भी थे उन सबको आप अच्छे से रिवाइज करोगे। किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से पूछोगे। ये जो पॉइंट्स मैंने समझाए हैं इनको भी पढ़ोगे, अगर समझ नहीं आता है, कोई पॉइंट नहीं क्लियर होता है, तो मेरे से बेटा मैसेज या फोन करके आप पूछोगे, मैं उसको क्लियर करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नोट्स बनाते रहिए बेटा, पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछते रहिए।